जयशंकर जी, आपके पास सीधा आना चाहूँगा कि दोनों के बयान आपने सुने और खासकर योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं और लगातार वो जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना कर रहे हैं, एक देश को जोड़ने वाला, एक देश को तोड़ने वाला जिन्ना और पटेल की बात, लेकिन उससे यादव हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा आप चुनाव तो मत ही लड़ो क्योंकि आपकी तो लुटिया गोल है, आप तो जाने वाले हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल? ये एक तरफ कॉन्फिडेंस जयशंकर जी अखिलेश यादव का, और दूसरी तरफ अगर आप बॉडी लैंग्वेज देख रहे होंगे योगी आदित्यनाथ का तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या कहेंगे? नहीं, गड़बड़ नहीं, पूरा ही गड़बड़ है। तो सीधी सी बात है, चुनाव सामने है और साढ़े चार साल पौने 5 साल का समय बीत चुका है। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को तो चाहिए कि बताना चाहिए कि हमने उत्तर प्रदेश में हमारे ये जो उपलब्धियां हमने हासिल की है और कुछ काम बाकी रह गए हैं, उनको आकर के हम ये काम करेंगे। लेकिन उसकी चर्चा करने के बजाय आप जिनाक प्रकरण को लेकर के आ रहे हैं ना कहीं आपके अंदर की एक बौखलाहट है। और देखिए, सीधी सी 2-3 बातें हैं इसमें, मैं बताऊंगा। एक तो पहली बात, वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद अयोध्या से हो सकता है लड़ना चाहते हैं वो, और या उनकी पार्टी जहां से कहेगी। भाई देखिए, पार्टी के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं, चाहे उनकी पार्टी अगर चाहेगी तो चुनाव लड़ सकती है, उसमें क्या दिक्कत। लेकिन इसमें भी 2 बातें हैं। केशव मौर्य जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अभी ये पार्टी ने तय नहीं किया है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यानी मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो अभी भी खुला हुआ है। शायद वो केशव मौर्य इस बात का जिक्र करके कहना चाहते होंगे कि भाई 2015 के जो चुनाव था, 17 का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें मतलब अध्यक्ष तो केशव मौर्य थे, तो उस हिसाब से तो उनकी दावेदारी थी, लेकिन बन गए थे योगी आदित्यनाथ। तो हो सकता है कि इस बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं। चुनाव के बाद अगर सरकार बनाने लायक बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को, तो मुख्यमंत्री कोई और भी हो सकता है। ये एक तरह का संकेत दे रहे हैं, और केशव मौर्य इस तरह का संकेत दे रहे हैं तो केशव मौर्य की भी पार्टी के अंदर और आरएसएस के अंदर पहुंच और पकड़ भी है, ऐसा तो नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि अयोध्या नाम की चीज जो है, अयोध्या नाम की जो नगरी है, वो आपको पता होगा कि 1990 में वहां पे जयशंकर पांडे विधायक हुए समाजवादी पार्टी के, जब राम लहर, तथाकथित राम लहर चरम पर थी, गोलीकांड और सारी बातें जो कही जाती, उसके बाद वहां पे अयोध्या से जीते थे जयशंकर पांडे। उसके बाद भी पवन पांडे वहां से चुनाव जीते थे, जो अभी सपा में ही हैं। तो वो क्षेत्र भी बहुत ही विकराल है। वहां मित्रसेन यादव बहुत बड़े नेता हुआ करते थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, और कई बार वहां से विधायक और फिर बाद में सपा में आ गए तो सांसद भी रहे। और अभी भी लगातार उस तरह, अभी जैसे मान लीजिए अम्बेडकर नगर जिला हो गया है उसका बगल में, जो इसको अयोध्या कहते हैं ना, फैजाबाद को तो अयोध्या कहते हैं, लेकिन बगल में अम्बेडकर नगर हो गया है। तो वहां के जो 2 आ गए हैं और उनके आने की जो घोषणा होने वाली है मेरे ख्याल से 1-2 दिन में, वहां कोई बड़ी रैली करने वाले हैं अखिलेश यादव, तो उससे भी क्लियर हो जाएगा कि वहां का कैसा है, जन सामान्य कैसा सोचता है, क्या नहीं सोचता। एक तो चुनाव की बात हो गई कि वहां पे लड़ेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लल्लू सिंह वहां के सांसद हैं, तो हो सकता है कि उनके भरोसे योगी जी सोच रहे होंगे कि हमने इतने दिए जला दिए, इतने दिए जला लिए, 12 लाख दिए जलाए और राम के नाम की अयोध्या कर दी, तो इससे इसका असर पड़ेगा। लेकिन अंधे भी हैं ये लोग। और उसके अगली रात में ही, जब दिवाली की रात बीती है, उन तस्वीरों को क्या कोई देश का आदमी या अयोध्या का आदमी भूल सकता है क्या? दुनिया भर में फैली है वो तस्वीरें कि लोग दिए में से बचा हुआ तेल निकाल करके बोतलों में और इसमें भर करके ले जा रहे थे। शर्म नहीं आती हमारे शासकों को? क्या 12 लाख दिए जला करके इतना तेल और इतना बर्बादी करते हैं, कितने करोड़ रुपए का बजट बनाते हैं, और वहां के लोग किस हालत में पहुंच गए हैं कि वहां दिए में बचा हुआ तेल निकाल करके भर के ले जा रहे हैं अपने घरों में। ये विसंगतियां हैं, इस तरह की बातें जो कर रहे हैं हमारे शासकों का जो अहंकार है कि हम किस बात का जश्न मना रहे हैं। आप कोरोना में जितने मर गए, जिनको आप सम्मानजनक अंत्येष्टि भी मुहैया नहीं करा सके, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका आप ज्योति पर्व मना रहे हैं। ये सब बातें हैं, ये तो चलेंगी आगे बढ़ करके, अब और चुनाव करीब आएगा जिस पर चर्चाएं होंगी। अब दूसरी बात पे आइए कि बार बार घूम फिर करके वही जिना वाले प्रकरण। देखिए, पहली बात मेरा मानना है कि अखिलेश यादव को भी बचना चाहिए था
जिना प्रकरण की यहाँ कोई जरूरत नहीं थी, कोई इस तरह का ये नहीं था, प्रसंग ऐसा नहीं था जिसमें जिना का जिक्र किया जाए। लेकिन चलो ठीक है, वो कर दिया भाई, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में तो जिना थे ही थे, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता है। लेकिन अब योगी जी जिस तरह से कर रहे हैं, एक देश तोड़क है और एक देश को जोड़क है। भाई कांग्रेस में ये सारे लोग थे, मुश्किल कहां से फंसती है, योगी जी को थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ना। जब राजनीति करते हैं और राजनीतिक चर्चाओं में शामिल होते हैं, बयानबाजी करते हैं, ट्वीट करते हैं, तो थोड़ी पढ़ाई लिखाई तो जरूरी हो जाएगी। तो इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं, जीना का रुख और स्वरूप तब बदला है जब उनका संबंध योगी आदित्यनाथ के पूर्वजों से कायम हुआ है। योगी आदित्यनाथ के पूर्वज मतलब इनके गुरु महंत अवैधनाथ, उनके गुरु महंत दिग्विजयनाथ। महंत दिग्विजयनाथ कौन? हिंदू महासभा के विधायक थे। हिंदू महासभा के नेता कौन? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर और जिन्ना में संबंध क्या? दोनों ने मिलकर के बंगाल में सरकार बनाई। देश तोड़ने का काम, पहला काम जो किसी ने किया उसका नाम था वीडी सावरकर। उसने ये प्रस्ताव पास किया था, उसने द्विराष्ट्रवाद का संबंध ये दिया था, सिद्धांत दिया था, टू नेशन थियरी। विनायक दामोदर सावरकर जिन्हें हम माफी वीर भी कहते हैं, उनका यह था। उसके बाद मुस्लिम लीग के सम्मेलन में फजलुल हक ने उस प्रस्ताव को पास किया था कि हम अलग देश चाहिए हमारे लिए। उस प्रस्ताव को पास करने के बाद सावरकर की हिंदू महासभा ने, योगी आदित्यनाथ के पूर्वज महंत दिग्विजयनाथ जी की हिंदू महासभा ने फजलुल हक की मुस्लिम लीग के साथ, मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सरकार साझा की, जिसमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी उस समय की पोस्ट रही हो, फजलुल हक बने थे और उप मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो एक आदि पुरुष हैं, भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे। तो आप क्या बात कर रहे हैं भाई? कौन देश तोड़क है, कौन देश जोड़क है? कांग्रेस में तो थे, जब तक थे कांग्रेस में जिन्ना थे तब तक राष्ट्रीय आंदोलन में थे, तब तक पटेल भी थे, गांधी भी थे, नेहरू भी थे, मौलाना आजाद भी थे, सारे लोग थे। लेकिन जब से इनकी खिचड़ी सावरकर के साथ पकनी शुरू हो गई, तब से ये राष्ट्रीय आंदोलन के बजाय एक अलग देश बनाने की मुहिम में जुट गए। ये अपना हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे सावरकर, और ये मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लग गए। आजादी के आंदोलन में दोनों का संबंध खत्म हो गया, खासतौर से 40 के बाद, 39 के बाद जब से इन्होंने अपना अपना प्रस्ताव पास किया, तो उनकी यही गुंतेड़ा रहती थी कि कैसे हमारा मुस्लिम पाकिस्तान बन जाएगा, कैसे इनका हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो आपके पास भी एक आदमी का नाम बताओ ना भाई, योगी आदित्यनाथ, कि तुम्हारा एक भी आदमी देश जोड़क कोड़क जो भी कुछ भी रहा, कभी आया राष्ट्रीय आंदोलन में था क्या? एक आदमी का नाम बताओ आप। सरदार पटेल कांग्रेस के थे ना, सरदार पटेल इस देश के गृह मंत्री थे ना, नेहरू प्रधानमंत्री थे ना। तो ऐसा तो नहीं था कि दोनों अलग अलग धाराओं के लोग काम कर रहे थे। भाई जो सरकार फैसला करती थी उसे सरदार पटेल लागू करते थे, और ही सरदार पटेल ने आपकी जो पितृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया। तुम्हारे हिंदू महासभा के लोगों ने उसमें नाथुराम गोडसे था, महात्मा गांधी की हत्या की। उस हत्या के बाद सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कुछ सोच विचार करके ही तो लगाया होगा ना प्रतिबंध। और कहते हैं लोग कि जब भाजपा के लोग, आरएसएस लोग कहते हैं कि भाई सरदार पटेल ने अगर प्रतिबंध लगाया था तो उन्होंने ही प्रतिबंध हटाया भी था। अरे भैया थोड़ा और पढ़ो ना। आपने माफी मांगी थी, लिख के दिया था, शर्त माफीनामा दिया था, तब जाकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर से सरदार पटेल ने वो प्रतिबंध हटाया था। भूलो मत, ये सब जब चर्चाएं करते हो ना जिन्ना और पटेल और गांधी और इसके बारे में, तो फिर अपने माफी बिल को मत भुला करो। उनका इतिहास भी खंगाल लो, और उनका इतिहास आपके पुरखे लोगों से जुड़ा हुआ है, महंत दिग्विजय नाथ के साथ जुड़ा हुआ है। इसको आप जोड़ करके रखो योगी जी, भविष्य में काम आएगा जी। बिल्कुल आपके पास फिर से आऊंगा जयशंकर जी। बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनको सुनना चाहिए और उनको थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर